आज हम समझने की कोशिश करेंगे एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को, जिसको कहीं कहीं एडिशन रूल भी लिखा गया है या इसको सम रूल भी कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट नहायत ही आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स बाज़ों का इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होता। वरना ये इंतहाई आसान टॉपिक है और इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एक सिनेरियो की तरफ आता हूँ। सिनेरियो आपके पास ये है कि आपके पास कुछ बॉल्स हैं और बॉल जो हैं दो टाइप्स की हैं, बिग बॉल्स हैं और रेड बॉल्स हैं। बिग बॉल्स की तादाद 6 है और रेड बॉल्स की तादाद 4 है। इस डाटा को यूज़ करते हुए अगर कोई मुझसे कहे कि मैंने टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स निकालनी है तो नहायत ही आसान तरीके से मैं 6 + 4 करके निकाल सकता हूँ, जो कि आंसर है 10। और आप काउंट करके भी देख सकते हैं कि टोटल 10 बॉल्स हैं, तो इस तरह आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा। वेन डायग्राम इसकी इस तरीके से बनेगी कि दोनों दायरे आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से जुदा होंगे। क्योंकि इसमें कोई भी बॉल ऐसी नहीं है जिसमें एक ही वक्त में ये दोनों खसूसियात पाई जाती हों, जो कि एक ही वक्त में बिग भी हों और उसके साथ साथ रेड भी हों। वो अगले सिनेरियो में वो हम अभी आगे देखते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी इसमें कोई भी जो है आपके पास बॉल ऐसी नहीं है कि जिसमें दोनों इवेंट्स एक ही वक्त में पाए जा रहे हैं, दोनों खसूसियात पाई जा रही हैं। तो अगले सिनेरियो में हम देखते हैं। अगला सिनेरियो हमारे पास म्यूचुअली इंक्लूसिव का है। अब इसमें हमें एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसी बॉल नज़र आ रही है कि जो एक ही वक्त में बिग भी है और एक ही वक्त में रेड भी है। तो अब देखते हैं इसका क्या डेटा है हमारे पास। बिग बॉल हमारे पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। रेड बॉल हमारे पास 5 हैं, 1 2 3 4 5। आपने गौर किया होगा मैंने इसको 2 दफ़ा काउंट किया, ठीक है। बिग बॉल्स को काउंट जब मैं कर रहा था तब भी इसको मैंने शामिल किया, रेड बॉल्स को काउंट कर रहा था तब भी मैंने इसको शामिल किया। वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि इसमें एक ही वक्त में दोनों इवेंट्स पाए जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, यानी एक ही वक्त में कुछ आपके पास एक पार्ट ऐसा होगा कि जिसमें दोनों इवेंट्स पाए जा रहे होंगे, तो इसलिए ये आपके पास ये हिस्सा ओवरलैप कर रहे हैं। तो वेन डायग्राम आपके पास इस तरीके से बनेगी। तो इसको हम डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, 6 + 5 नहीं कर सकते, रॉन्ग आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 बॉल्स तो नहीं है यहाँ पे। तो सही आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम अगर इसको इवेंट ए बोलें और इसको इवेंट बी बोलें तो ए + बी माइनस हमें करना पड़ता है उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो मुश्तरका पार्ट होता है उसको माइनस करना पड़ता है। क्यों? वो भी आपने पीछे देखा था कि हमने इसको 2 दफ़ा काउंट कर लिया था, इस बॉल को बिग बॉल्स की जगह भी काउंट कर लिया था, रेड बॉल की जगह भी, तो इसलिए हमने -1 कर दिया। मिसाल के तौर पे मैं इसको भी रेड कलर कर देता, ठीक है। तो हमारे पास 2 बॉल जैसी हो जाती हैं कि जिसमें एक ही वक्त में दोनों खसूसियात पाई जा रही थी, जो एक ही वक्त में बिग भी थी और एक ही वक्त में रेड भी थी। तो फिर यहाँ पे -2 हो जाता, तो फिर हमारे पास सही आंसर 10 आता, क्योंकि उसको रेड करने की वजह से फिर यहाँ भी रेड बॉल की तादाद एक मज़ीद बढ़ जाती, 6 हो जाती। तो 6 + 6 हो जाता फिर, और 12 हो जाता, फिर 12 में से 2 माइनस होता, फिर सही आंसर 10 आता। अच्छा जी, अब हम अगले सिनेरियो की तरफ आते हैं और उसमें हम डायरेक्ट नंबर्स में बात करने के बजाय हम प्रोबेबिलिटी की ज़बान में बात करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी के सवालात होते हैं कि आपने कोई भी एक रैंडमली एक गेंद उठाई, तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेंद जो है वो इस टाइप की हो, या मुख्तलिफ कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ भी जो अभी आप प्रोबेबिलिटी का सवाल जहन में रखें वो ये कि ये सारी जो बॉल्स हैं वो आपके पास एक थैले में हैं और आपने एक रैंडमली एक बॉल उठाई, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल आपके हाथ में जो है वो या तो बिग हो या रेड हो, या तो उसमें इवेंट ए पाया जाता हो या इवेंट बी। क्योंकि इसमें कुछ बॉल जैसी भी हैं जिसमें ना इवेंट ए पाया जाता है ना इवेंट बी पाया जाता है, ना वो रेड है, ये जो आखिर की 2 बॉल्स हैं ना ये रेड है ना ये बिग है, ठीक है। तो वो सारी खसूसियत इनमें पाई जाती है। तो प्रोबेबिलिटी पे आने से पहले हम अपने जहन में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8/10 हो जाएगा, 0.8 आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो अब हम प्रॉपर्ली इसको कैलकुलेशन के साथ करते हैं। हमने इवेंट ए का नाम दे दिया किसको, बिग बॉल्स को। बिग बॉल्स हमारे पास 6 हैं, तो प्रॉबिलिटी आ गई 0.6। इसी तरह रेड बॉल्स की हमारे पास आ गई 0.7। क्यों? 7 रेड बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद जो इसमें म्यूचुअली इंक्लूसिव पार्ट था, यानी जो बॉल्स ऐसी थी कि जो एक ही वक्त में रेड भी थी, जो एक ही वक्त में ब्लू भी थी, उनकी तादाद आपको कितनी नज़र आ रही है? 5,
जो एक ही वक्त में बिग भी हैं, जो एक ही वक्त में रेड भी हैं। तो वो पार्ट हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इन दोनों को प्लस कर देते तो वही गड़बड़ हो जाती, आंसर 1 से बड़ा आ जाता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, 1.3 आंसर आ जाता। तो अब इसका जो तरीक़ाकार है, लॉ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो इक्वेशन है वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी लिखी, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी लिखी, और उसके बाद आपने म्यूचुअली इंक्लूसिव पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी थी यानी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपने माइनस कर दी। तो उसके बाद आपके पास सही आंसर आया, वही 0.8 आ गया, जो हम प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि अभी हमारे पास तो डायग्राम सामने है ना, हम डाटा के बगैर भी कैलकुलेट कर सकते हैं देख के, वही 0.8 प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई, जो हमने उस वक्त देखी थी कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 8 बॉल्स ऐसी हैं कि जो या तो बिग हों या फिर रेड हो। तो अगर ये सारी बॉल्स थैले में मौजूद हों और हम हाथ डाल के कोई एक बॉल निकाल लें, तो इस बात का 80% चांस होगा कि हमारे हाथ में या तो रेड बॉल आए या फिर बिग बॉल आए। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो हम एक सवाल पे चलते हैं। अच्छा, सवाल पे आने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है, सवाल भी मैंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दी है। तो अगर किसी शख्स को कोरोना हो जाए और उससे रिकवर हो जाए तो उसके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसको फिर दोबारा इम्कान नहायत ही कम होते हैं। अभी हम समझ रहे हैं कि उसको कोरोना का फिर दोबारा इम्कान नहीं है, फ़िलहाल उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है अगर कोई कोरोना से रिकवर हो गया है, या फिर अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवा ली है तो उसमें भी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। तो दोनों तरीक़ों से इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, या तो उसको कोरोना हो गया हो या फिर उसने वैक्सीनेशन करवा ली हो। सो सवाल की तरफ आते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल आर वर्किंग इन अ कंपनी, कुछ तादाद है लोगों की वो कंपनी में काम करती है, उसमें से 40% लोग ऐसे हैं कि जो कोरोना से अफेक्ट हो चुके हैं। 40% पीपल हैव बीन अफेक्टेड एंड रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 एंड कंसिडर्ड इम्यून। उनको कोरोना हुआ, वो रिकवर भी हो गए और अब कंसिडर ये किया जा रहा है कि वो इम्यून हो गए, इम्यून टू वायरस हो गए, अब उनको दोबारा नहीं हो सकता। ठीक है, 70% पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड सो फार एंड आर ऑल्सो कंसिडर्ड इम्यून टू द वायरस, यानी 70% लोगों ने, जो अमला है कंपनी का, तो 70% लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है, तो उनके बारे में भी हम ये तसव्वुर कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि वो भी इम्यून टू द वायरस हो गए। जैसे जिनको कोरोना हुआ वो भी, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, इसी तरह वायरस के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी उनके अंदर भी डेवलप हो गई जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली, और जिनकी तादाद जो है वो 70% है। 30% पीपल आर बोथ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 एज वेल एज़ वैक्सीनेटेड। उसमें से 30% लोग ऐसे भी हैं जिनको कोरोना भी हुआ और बाद में उन्होंने वैक्सीनेशन भी करवा ली। इफ़ अ पर्सन इज़ चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज़ इम्यून टू द कोविड-19 वायरस। यानी कि हम किसी भी बंदे को रैंडमली चूज़ करेंगे तो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बंदा इम्यून टू द वायरस होगा। और इम्यून टू द वायरस होने के लिए दो कंडीशन, दोनों में से कोई ये भी कंडीशन होनी चाहिए, तो उसको कोरोना हो चुका हो या फिर उसने वैक्सीनेशन करवाई हुई हो। तो 40% अमला जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनी वो 0.4 बनी, जिनको कोरोना हुआ था। जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनी वो 70% की वजह से 0.7 हुई, क्योंकि देखें अगर इसमें भी डायरेक्ट हम प्लस कर देंगे वही प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों इवेंट्स में जो म्यूचुअली इंक्लूसिव पार्ट था 0.3, यानी उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने वैक्सीनेशन भी करवाई हुई थी और उनको कोरोना भी हो चुका था। तो इसकी वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगी। अच्छा, कैलकुलेशन पे आने से पहले इसके भी मैं डायग्राम से वजाहत कर दूं। अभी मैंने यहाँ पे नंबर नहीं बताया, मैं परसेंटेज में बात कर रहा था। तो अगर मैं नंबर को स्केल डाउन कर दूँ 10 लोगों में, ठीक है, तो समझिए वो 4 लोग आ गए, 10 में से 4 40% जिनको कोरोना हो चुका है। फिर मैंने दायरा बनाया उन लोगों पे कि जो वैक्सीनेशन करवा चुके, ठीक है, ये वो 70% लोग हैं, 7 लोग हैं 10 में से 7। अब ये दायरा जो है उसमें ये उन 3 लोगों पे भी आ रहे हैं
यानी उन 30% लोगों पे भी आ रहा है वो दायरा कि जिनको कोविड-19 हो चुका है। यानी उन्होंने दोनों काम उनके साथ दोनों काम हुए, उनको कोरोना भी हुआ और उन्होंने वैक्सीनेशन भी करवा दी। बाकी वो जो बचे वो फिर आप समझ लें कि उनको ना कोरोना हुआ ना उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई। तो अगर पर्सन को रैंडमली चूज़ किया जाता है तो कैलकुलेशन पे आने से पहले हम आसानी से बता सकते हैं कि ये दायरे के अंदर जो ये लोग मौजूद हैं तो इनके अंदर इम्यूनिटी मौजूद है और ये 8 लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंपल ये आपका हो जाएगा 0.8, 8/10। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 और माइनस कर दिया आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो 30% लोग। तो इस तरह आपके पास आंसर आ गया 0.8। तो ये उम्मीद है कि आपको एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन समझ आ गई होगी। और इसमें आपको मैं एक सवाल और देता हूँ कि यह आपने ख़ुद सॉल्व करना होगा कि आपके पास डेक ऑफ कार्ड्स है। डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, जो ताश के जो पत्ते होते हैं। तो उसमें क्या चांसेस हैं कि अगर रैंडमली कोई भी कार्ड आप उठाएं या तो वो स्पेड आए या वो किंग आए, ठीक है। 52 उसमें कार्ड्स होते हैं और स्पेड जो हैं उसमें होते हैं 13 और किंग होते हैं उसमें 4। लेकिन एक कार्ड ऐसा होता है जो किंग भी होता है और जो स्पेड भी होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है और ये सवाल आपने ख़ुद करना है। तो अगर आपको ये पूरा सिनेरियो समझ आ गया, आपको ये टॉपिक समझ आ गया एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये टॉपिक समझने में आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।